लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि आखिर सीबीआई को जब मामला सौंप दिया गया है तो फिर पटना पुलिस को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की ज़रूरत क्यों पड़ी, और प्रेस कॉन्फ्रेंस पुलिस ने किया तो क्यों नहीं पत्रकारों के सवालों का जवाब दिया। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं अंकित और आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। नीट छात्रा रेप मौत का मामला आज तक एक अनसुलझी कहानी बनी हुई है। इस मामले को लेकर पटना पुलिस की बड़ी फजीयत हुई है। अब मामले की जांच सीबीआई को सौंप दिया गया है, लेकिन यह जानना जरूरी है कि पटना पुलिस की जांच किस दिशा में जा रही थी। इस मामले पर बातचीत के लिए हमारे साथ हैं चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष सर। सवाल है कि पुलिस छात्रा की डायरी के आधार पर मामले को सुलझाने की कोशिश कर रही थी। हाँ बिल्कुल, नीट छात्रा की डायरी में लिखी एक पंक्ति है, आई एम अलोन। एसआईटी इसी लाइन को आधार बनाकर जांच कर रही थी, मतलब जांच का केंद्र बिंदु बन गया था ये लाइन। एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि छात्रा डायरी लिखती थी जिसमें उसने अपने परिवार, दोस्तों, भाई, निजी जीवन से जुड़ी कई बातें दर्ज की थी। 20 दिनों तक चली जांच के दौरान एसआईटी ने डायरी में लिखे शब्दों, कॉल डिटेल, पारिवारिक संबंधों, छात्रा की तबीयत, टेक्निकल प्रूफ के आधार पर जांच की 5 थ्योरी तैयार की। जी सर, सवाल एक और है सर कि अब तक की जांच में एसआईटी की 5 थ्योरी क्या है? देखिए, पहला थ्योरी ये है कि छात्रा ने डायरी में लिखा आई एम अलोन। एसआईटी की पहली और सबसे अहम थ्योरी छात्रा की मानसिक स्थिति को बताती है। एसआईटी के मुताबिक छात्रा लंबे समय से अकेलापन महसूस कर रही थी, इसलिए उसने अपनी डायरी में लिखा आई एम अलोन। और ऐसे शब्द लिखे जाने का मतलब ही है कि वो तनाव में थी, अकेला महसूस कर रही थी। एसआईटी ने यह भी बताया है कि छात्रा जब अपने दोस्त के बारे में कुछ लिखती है तो बहुत सॉफ्ट कॉर्नर दिखाई देता है, लेकिन उसकी परिवार के प्रति नाराज़गी झलक रही है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी, परिवार से दूरी और किसी विवाद के कारण छात्रा किसी मेंटल स्ट्रेस से गुजर रही थी। जांच टीम के अनुसार डायरी के शब्द किसी एक दिन की प्रतिक्रिया नहीं है, बल्कि जब लंबे समय से चल रहे इमोशनल डिटैचमेंट या अटैचमेंट के कारण है, और पूरी कहानी उसमें है। एसआईटी ने यह भी माना है कि छात्रा ने कभी अपने इमोशन किसी से खुलकर साझा नहीं किया, ये डायरी से पता चलता है। तो स्ट्रेस में थी, तनाव में थी और परिवार के लोगों से भी नाराज थी, ये कहा जा रहा है। पटना में बुधवार को नीट छात्रा मौत मामले में पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसका क्या खुलासा किया? हाँ, आईजी और एसएसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, तो लगा कि कोई बड़ा खुलासा पुलिस करेगी। पटना में बुधवार को ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ और कोई नया खुलासा तो पुलिस ने किया नहीं। इस दौरान पत्रकारों ने एसएसपी कार्तिकेय शर्मा से सवाल पूछना शुरू किया तो नो कमेंट्स कह के आगे निकल गए, तो पुलिस जवाब देने की स्थिति में भी नहीं है। वैसे तो ये जांच अब सीबीआई को सौंप दिया गया है, फिर क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस पटना पुलिस ने बुलाई और क्यों पत्रकारों के सवालों का जवाब नहीं दिया है, ये भी बड़ा मतलब चौंकाने वाली बात है। तो सर, एसआईटी की दूसरी थ्योरी क्या है? देखिए, एसआईटी की दूसरी थ्योरी छात्रा के पारिवारिक रिश्तों से जुड़ी है। जांच के दौरान मिली डायरी में छात्रा ने अपने भाई के लिए अपशब्द लिखे जाने का उल्लेख किया है, ठीक है। एसआईटी ने इसे किसी न किसी मुद्दे पर पारिवारिक विवाद माना है। रिपोर्ट में बताया गया कि छात्रा अपने परिवार, खासकर भाई से नाराज थी। इसी बिंदु को आधार बनाकर एसआईटी ने निष्कर्ष निकाला कि घर परिवार के रिश्तों में खटास उसकी मानसिक स्थिति को और कमज़ोर कर रही थी। टीम ने भाई और परिवार के अन्य सदस्यों से पूछताछ भी की थी और इस नाराज़गी को समझने की कोशिश की थी। एसआईटी की रिपोर्ट में माना गया है कि छात्रा और परिवार के बीच बातचीत कम हो गई थी, लेकिन बातचीत कम होने का कारण पता नहीं चल पाया। डायरी के शब्दों को इमोशनल दूरी का सबूत मान लिया गया और इसी लाइन पर जांच आगे बढ़ रही थी। और सर, तीसरी थ्योरी के बारे में क्या कहेंगे? देखिए, तीसरी थ्योरी तकनीकी जांच से निकली और एसआईटी ने कॉल डिटेल्स रिकॉर्ड खंगाले और पाया कि 25 दिसंबर की देर रात से 26 दिसंबर की सुबह के बीच छात्रा ने अपने पिता को 3 बार कॉल किया था। इसके अलावा 26 दिसंबर की सुबह भी एक कॉल की गई। एसआईटी रिपोर्ट के अनुसार ये कॉल्स रात के 1 बजे से 4 बजे सुबह किए गए।
जिन्हें माता पिता ने रिसीव नहीं किया और जांच टीम ने इसे एक महत्वपूर्ण संकेत माना। रिपोर्ट में दर्ज है कि कॉल रिसीव न होने के बाद छात्रा ने अपनी मां को व्हाट्सएप मैसेज किया और दोपहर बाद पिता से बातचीत हुई। एसआईटी ने इन कॉल्स को छात्रा की बेचैनी के रूप में देखा। रिपोर्ट में यह माना गया कि देर रात किए गए कॉल सामान्य नहीं हो सकते। छात्रा किसी मानसिक या भावनात्मक परेशानी के कारण ही पिता से संपर्क करना चाह रही थी। अब पिता ने फ़ोन क्यों नहीं उठाया, सुबह कॉल बैक क्यों नहीं किया, ये सब अभी भी अनसुलझा रह गया है। अब तो जांच सीबीआई को सौंप भी दी गई है। और सर चौथी थ्योरी जो है वो मेडिसिन से जुड़ा है। हाँ बिल्कुल, चौथी थ्योरी उस बयान पर आधारित है जो एसआईटी ने स्कॉर्पियो वाहन के मालिक से दर्ज किया, जिसको लेकर उनके परिवार के लोग उसको लाने गए थे पटना। ड्राइवर के अनुसार परिवार ने 27 दिसंबर को कहा था कि उनकी बेटी की तबीयत खराब है और उसे पटना से घर लाना है। रिपोर्ट में दर्ज है कि पटना से वापसी के दौरान छात्रा गाड़ी में लेटी रही, रास्ते में रुकने पर भी वो बाहर नहीं निकली। एसआईटी ने इसे इस बात के संकेत के रूप में देखा है कि छात्रा शारीरिक रूप से अस्वस्थ थी। एसआईटी के अनुसार तबीयत खराब होने की जानकारी परिवार ने यात्रा के समय दी, पहले नहीं बताया था ड्राइवर को, और माना गया कि छात्रा पहले से किसी शारीरिक परेशानी से गुजर रही थी, उसे भी किसी केस की महत्वपूर्ण कड़ी के तौर पर शामिल किया गया था। जांच टीम ने परिवार से भी पूछा कि छात्रा को किस चीज़ की दवा दी गई और क्यों दी गई जिससे उसकी तबीयत खराब होती गई, तो इसका कोई जवाब मिला नहीं। हाँ, परिवार ने इस बात से इनकार कर दिया कि उनके तरफ से कोई दवा दी गई थी। सर ये भी सवाल है कि एसआईटी के अनुसार छात्रा की माता और भाई के मोबाइल टूटे हुए पाए गए। हाँ, माता और भाई दोनों के मोबाइल एक साथ टूटे जाने को लेकर एसआईटी को आशंका हुई। एसआईटी की ये पांचवी थ्योरी इसी पर आधारित है। रिपोर्ट में दर्ज है कि छात्रा की मां और भाई के मोबाइल फ़ोन जांच के दौरान टूटे हुए पाए गए। एक ही दिन एक साथ दोनों मोबाइल कैसे टूटे, क्या दोनों के बीच कोई झगड़ा हुआ, एसआईटी ने इसे जांच में बाधा के रूप में दर्ज किया है और माना है कि इससे कई डिजिटल एविडेंस जुटाने में दिक्कतें आई हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि मोबाइल डेटा, चैट, कॉल हिस्ट्री की पूरी जांच संभव नहीं हो सकी है। पिता और बेटी की आखिरी बातचीत क्या थी, बेटी ने पिता को फ़ोन क्यों किया था, दोपहर को क्या बातचीत हुई और क्यों माँ बाप सीधे उसे पटना लेकर चले गए, कुछ भी पता नहीं चला है। एसआईटी ने जांच के बाद स्वीकार किया है कि छात्रा के साथ यौन हिंसा हुई है। हाँ बिल्कुल, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुधवार को हुई एसएसपी और आईजी की, उसमें एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ने स्पष्ट कहा कि छात्रा के साथ यौन हिंसा से इनकार नहीं किया जा सकता। परिवार को दिए गए 5 करोड़ में से एक कपड़े पर 5 कपड़ों में से परिवार की तरफ से जो 5 कपड़े दिए गए थे लड़की के, उसमें से एक पर स्पर्म मिलने की पुष्टि हुई। एसआईटी की यही जो स्वीकारोक्ति है शुरुआत में सुसाइड की थ्योरी में बड़ा यू टर्न मानी जा रही है। पहले तो मानने को तैयार ही नहीं थी कि कोई रेप हुआ है एसआईटी, और अब कह रही है कि भाई रेप हो सकता है, तो ये यू टर्न माना जा रहा है एसआईटी का। और एसआईटी ने यह भी स्वीकार किया कि चित्रगुप्त नगर थाना स्तर पर गंभीर लापरवाही हुई है। एसएसपी ने कहा कि एसएचओ स्तर की चूक सामने आई है और संबंधित अधिकारी पर कार्रवाई की गई है। यह पहली बार है जब पुलिस ने औपचारिक रूप से जांच में शुरुआती चूक को भी सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया है। पुलिस ने साफ माना कि 18 लोगों के डीएनए सैंपल लिए गए थे, लेकिन किसी का भी मिलान नहीं हुआ। ये विफलता है एसआईटी की। सीबीआई जांच की सिफारिश अब तो राज्य सरकार ने कर दी है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी स्वीकार किया गया कि एसआईटी किसी ठोस निष्कर्ष तक इस मामले में नहीं पहुंच पाई। तो अब तो तय है कि भाई बिहार पुलिस और एसआईटी फेल हो गई इस मामले के खुलासे में और अब मामला सीबीआई को सौंप दिया गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि आखिर सीबीआई को जब मामला सौंप दिया गया है तो फिर पटना पुलिस को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की ज़रूरत क्यों पड़ी, और प्रेस कॉन्फ्रेंस पुलिस ने किया तो क्यों नहीं पत्रकारों के सवालों का जवाब दिया। तो जैसा कि सुना आपने इस पूरे डिबेट को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट में अपनी राय हमारे साथ जरूर साझा करें और देखते रहें सिटी पोस्ट लाइव। धन्यवाद।